13 अक्टूबर 2021। एक तरफ भारत के बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भी इस पूजा की तैयारी कर रहे थे। दुर्गा पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका इंतजार बेसब्री से बांग्लादेशी हिंदूज करते हैं और उनके लिए ये दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करती है। पर 13 से लेकर 19 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां पर रह रहे हिंदू कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया। एक वायरल वीडियो वहां के लोगों के बीच सर्कुलेट करवाया जाता है, जहां यह दिखाया गया कि मंदिर की मूर्ति के पैरों के नीचे कुरान रखी है। तभी के तभी वहां मुस्लिम भीड़ आती है और पूरे पंडाल और मूर्तियां तोड़ देती है। इसके साथ ही पूरे बांग्लादेश में 50 से अधिक मंदिरों और पूजा व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें कई लोग घायल हुए और कई मारे गए। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वीडियो फेक थी और यह किसी मुस्लिम ने ही जान के सर्कुलेट की थी। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है, क्या बांग्लादेश में हिंदूज सेफ हैं? क्या है उनकी आप बीती? क्या उनकी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश सॉल्व कर पाया? चलिए जानते हैं। देखिए, 1947 एक ऐसा समय था जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को भारत और पाकिस्तान राज्यों में डिवाइड किया और यह सब मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर हुआ। बंगाल का ईस्ट मुस्लिम रीजन ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसे 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्रता भारत द्वारा मिली। हालांकि जब ये डिवाइड हो रहा था तो उस दौरान कई हिंदू इस रिलीजन को छोड़कर भारत चले गए क्योंकि उनको डर था कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना किया जाए। पर कुछ हिंदू फैमिलीज थी जो वहीं पर रहीं, लेकिन पिछले 6 डिकेड्स में यहाँ हिंदू पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है और ये घटकर आज की टोटल बांग्लादेशी पॉपुलेशन का लगभग 8% ही रह गई है। धीरे धीरे बांग्लादेश के हिंदू वहां के माइनॉरिटी में आ गए और आज आलम यह है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव और यहां तक कि हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। बांग्लादेश के मुसलमान 1947 के बाद से अपनी आइडेंटिटी की वजह से पाकिस्तान से परेशान रहा करते थे। खुद उनको भेदभाव और हिंसा से जूझना पड़ता था क्योंकि वहां के लोग बंगाली बोला करते थे और पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू बोली जाती थी। इन सब से परेशान होकर उन्होंने पाकिस्तान से अलग होने की ठानी थी, जिसके बाद 1971 में उनको लिंग्विस्टिक के आधार पर अपना खुद का बांग्लादेश मिलता है। इस्लाम पहले से ही बांग्लादेश का पार्ट नहीं था, बल्कि इस्लाम का जन्म बंगाल में 13वीं सेंचुरी में देखा गया था, जहां एक तरफ सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम तेजी से फैल रहा था, वहीं बंगाल में मुगल रूलर्स द्वारा ये धीरे धीरे लाया गया। लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और उसने जो उन पर जुल्म किए वो भूल चुका है और उनकी ही तरह जिस भारत ने उसे आजादी दिलाई, आज उसके हिंदुओं को तकलीफ दे रहा है। लेकिन शुरुआत से बांग्लादेश ऐसा नहीं था। 1980 के वक्त बांग्लादेश में इस्लाम के मॉडरेट वर्जन में बदलाव आना शुरू हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण था वहाहबीज्म का बढ़ता प्रभाव। सऊदी अरब वो देश था जो सबसे पहले इस्लाम का नया स्कूल वहाहबीज्म साउथ एशिया में लाया था। 1970 में इस सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। सऊदी ने पब्लिक और प्राइवेटली इसके लिए इन देशों को फंडिंग दी और फिर धीरे धीरे इसका इन्फ्लुएंस इन देशों में रह रहे मुस्लिम्स के बीच बढ़ता रहा, जिसकी वजह से साउथ एशियन कंट्रीज के इस्लाम में लास्ट 3 डिकेड्स में काफी चेंजेस देखे गए। इसका रिजल्ट ये रहा कि पाकिस्तान, इंडियन कश्मीर और बांग्लादेश में इस्लामिस्ट वायलेंस फैलता दिखा। हालांकि यहाँ की सरकारों ने शुरू में सऊदी अरब के पैसे और अपने देशों में इस्लाम के रेडिशलाइजेशन के बीच हाथ नहीं बढ़ाया था, बल्कि वहाहबीज्म की वजह से ये रेडिशलाइजेशन इन रीजन्स में सबसे ज्यादा फैला है। पहले सऊदी फंड ने मदरसों और मस्जिदों के निर्माण को सक्षम बनाया, साथ ही रेडिशलाइज्ड इमामों का भी समर्थन किया। उसी समय सऊदी में तेल का उत्पाद भी बढ़ता दिखा और बांग्लादेश के काफी लोग वहां जॉब्स के लिए निकल गए और वहां इस्लाम के रिजिड वर्जन के संपर्क में आए। थोड़े टाइम बाद वो अपनी कमाई और नए धार्मिक उत्साह के साथ बांग्लादेश लौट आए, जिसके बाद वहां इन लोगों द्वारा कई सारी रेडिशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इनमें सबसे प्रमुख है अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, हिजबुत तहरीर और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB। ये ग्रुप्स खासकर सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स को अटैक करते हैं, हिंदू कम्युनिटीज को डराते हैं और अपनी कैपिटल ढाका में कई बार लोगों पर अटैक्स भी किए हैं। इनका मकसद साफ है, वो उन लोगों को डराने की कोशिश करते हैं जो इस्लाम के बारे में उनकी सोच को चुनौती देने का साहस करते हैं, जिनमें ज्यादातर शिक्षक, पत्रकार और यहाँ तक कि राजनेता भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने कई बार इन रेडिशलाइज्ड ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन इन ग्रुप्स पर नकेल कसने की उसकी इच्छा और क्षमता पर्याप्त नहीं है। बांग्लादेश में इन ग्रुप्स के कारण हिंदू कम्युनिटीज पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं।
एक प्रोमिनेंट लोकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनवरी 2013 से बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटीज के खिलाफ लगभग अब तक 4000 से ज्यादा हमले हुए। इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है अक्टूबर 2016 का वो दिन जब मुसलमानों की एक भीड़ ने ढाका के पास नासिर नगर में 15 हिंदू मंदिरों और 100 से अधिक हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया था, जिसके बाद वहां की हिंदू कम्युनिटीज में काफी खौफ पैदा हो गया था, जिस वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि हर दिन 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने में मजबूर हो गए हैं। खुद ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भविष्यवाणी की थी कि अगर इसी रफ्तार से बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होती गई तो अगले 30 सालों में बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। बंगाल के जिस बड़े हिस्से में 1940 तक 48% आबादी हिंदुओं की थी, वहीं 2040 तक एक भी हिंदू नहीं मिलेंगे। 1947 के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इस हिस्से में सबसे ज्यादा हिंसा बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ ही हुई थी। 1971 से पहले जब ईस्ट पाकिस्तान में वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था और जहां आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तानी फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा परेशानियां हिंदुओं को ही झेलनी पड़ी। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं को मारा गया और उनकी दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए। यहाँ तक कि हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बकायदा एच लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके, और ये सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही किया गया था। पाकिस्तान की सरकारों ने कभी कबूल नहीं किया कि 1971 में इतने लाख हिंदू लोगों पे उसने जुल्म किए, मगर बांग्लादेश बनने के बाद वहां की सरकारों ने इस बात को जरूर माना कि उस वक्त 20 से 25 लाख लोग मारे गए थे और उन मरने वालों में ज्यादातर हिंदू ही थे। हैरानी की बात तो यह है कि आज हम जब 1971 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई करता ही नहीं कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए थे। अगर आज की बांग्लादेश को देखें तो वो अपने वजूद के आने के साथ ही रेडिशलाइज्ड लोगों के हाथों में चला गया, और बांग्लादेश बनने के बाद जहां शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा था, वहीं 1975 में बांग्लादेश की सेना ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता से बाहर फेंक दिया, और इसके बाद जनरल जियाउर रहमान ने संविधान संशोधन करके सेक्युलरिज्म शब्द को ही हटा दिया। मगर 2011 में शेख हसीना ने फिर से सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ दिया, पर इस्लाम अभी भी वहां का स्टेट रिलीजन है। और हैरानी ये है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाते थे कि वहां की सरकार और सेना हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है, उन्हीं लोगों ने बांग्लादेश बनते ही अपने हिंदुओं के साथ वैसा ही सलूक करना शुरू कर दिया। यही नहीं, 1993 में बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक ऑर्डर पास करके वहां के कमर्शियल बैंक्स को आदेश दिया कि भारत के साथ लगने वाले जिलों में जो बांग्लादेशी हिंदू रहते हैं उन्हें एक से ज्यादा बार कैश ना निकालने दें और इन हिंदुओं को किसी तरह का लोन भी ना दिया जाए। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी देश की सरकार अपने ही देश के एक धर्म के खिलाफ ऐसा फरमान जारी कर दे? 2001 में भी जब खालिद जिया की सरकार बनी थी, उनके समर्थकों ने सिस्टमैटिक ढंग से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, और ये कोई 1 या 2 दिन चलने वाली लड़ाई नहीं थी। हिंदुओं के खिलाफ खालिदा जिया के समर्थकों की ये जुल्म पूरे 150 दिन तक चले। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा अपराध किए गए और 1000 से ज्यादा हिंदू औरतों के साथ गलत काम किए गए। हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। इतना ही नहीं, 2013 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 1971 में हिंदुओं के खिलाफ हुए जुल्म के लिए जब जमात के सदस्यों को दोषी पाया तो उस फैसले से भड़के जमात के लोगों ने फिर से हिंदुओं के खिलाफ हमले कर दिए। उस फैसले के गुस्से में 50 हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं के 1500 घरों में आग लगा दी गई और देश के 20 जिलों में ये हिंसा फैल गई। उस वक्त इस सरकार को अनसिंपैथेटिक टू एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कहा गया और वहां के हाई कोर्ट ने जमाते इस्लामी पार्टी पर बैन लगा दिया। इसके बाद बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने रेडिशलाइजेशन पर अंकुश लगाने के लिए काफी प्रयास किए। 2016 में हिंदुओं के खिलाफ हुए मामले के बाद सरकार ने कार्रवाई की, जिससे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। उसी साल ढाका बेकरी में एक हमला होता है जिसमें 17 विदेशी नागरिकों सहित 24 लोग मारे जाते हैं।
यही वजह है कि बांग्लादेश का समाज हर दिन कट्टरता की दलदल में धंस रहा है और आज वो इतना धंस चुका है कि वहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन है। वैसे यहाँ केवल हिंदुओं के लिए हेट नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी हेट बढ़ता दिख रहा है। इसी साल जनवरी में हुए आम चुनावों के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन के नारे लगाए गए, जैसे कि कुछ समय पहले मालदीव्स में भी देखा गया था। चुनावों में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने चौथी बार जीत हासिल की थी। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत पर बांग्लादेश में हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ये मामला लगातार बढ़ता गया और एक तरह से इंडिया आउट कैंपेन की मुहिम शुरू हो गई। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में भले ही भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाली सरकार की बार बार जीत हो रही है, लेकिन वहां भारत विरोधी भावना